स्वागत। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में थोड़ा अंदर चल रहे हैं और एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी एसवीएम। हमारे पास कुछ रिसर्च है जो बताती है कि ये कैसे काम करती है, खासतौर पर डेटा को क्लासिफाई करने में, और इसमें एक कर्नल ट्रिक का क्या रोल है। तो आज का हमारा मकसद है कि एसवीएम का जो मूल आइडिया है उसे पकड़ें। ये कैसे डेटा को अलग करता है और ये जो कर्नल ट्रिक है ये क्या जादू करती है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, एसवीएम जैसा आपने कहा एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है। मतलब इसे सिखाने के लिए लेबल्ड डेटा चाहिए होता है और इसका मेन काम है क्लासिफिकेशन। आसान भाषा में कहें तो डेटा पॉइंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, और इसके लिए ये सबसे अच्छा एक हाइपरप्लेन ढूंढता है। हाइपरप्लेन सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, ये है क्या असल में? देखिए सिंपल है। अगर आपके पास सिर्फ दो ही फीचर हैं, मतलब डेटा को 2D में देख रहे हैं, तो ये बस एक सीधी लाइन होगी जो दो ग्रुप्स को बांटेगी। अगर 3 फीचर हैं तो 3D स्पेस में ये एक प्लेन, एक सपाट सतह बन जाएगी। और जब बहुत सारे, मतलब मान लीजिए सैकड़ों या हजारों फीचर्स हों जिसे हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो उसी बांटने वाली सतह को हम हाइपरप्लेन कह देते हैं। पर एसवीएम का काम सिर्फ बांटना नहीं है, वो चाहता है कि ये हाइपरप्लेन ऐसी जगह हो कि दोनों क्लास के जो सबसे करीबी पॉइंट्स है ना, उनसे इसकी दूरी ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, तो ये ज्यादा से ज्यादा दूरी, मतलब मैक्सिमम मार्जिन, ये इतना जरूरी क्यों है? हाँ, यही तो इसकी खासियत है। ये जो मैक्सिमम मार्जिन है ये मॉडल को ज्यादा मजबूत, मतलब रोबस्ट बनाता है। जब नया डेटा आता है, अनदेखा डेटा, तो उस पर गलती करने का चांस कम हो जाता है, जिसे ओवरफिटिंग कहते हैं ना, उससे बचाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, इस हाइपरप्लेन की पोजीशन तय करने में सारे पॉइंट्स का रोल नहीं होता। सिर्फ वही कुछ गिने चुने पॉइंट्स जो इस मार्जिन के किनारे पर होते हैं या उसके अंदर होते हैं, वही इसे तय करते हैं। इन्हीं को सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। ओह, तो ये सपोर्ट वेक्टर्स ही असली खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, आप बाकी सारे पॉइंट्स हटा भी दें तो भी शायद हाइपरप्लेन वही रहेगा। इससे मेमोरी के लिहाज से भी काफी एफिशिएंट हो जाता है, खासकर जब फीचर्स बहुत ज्यादा हों। समझ गए, सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। पर तब क्या, जब डेटा इतना उलझा हुआ हो कि कोई सीधी रेखा या सीधा प्लेन उसे ठीक से बांट ही ना सके? शायद यहीं पर वो आपकी कर्नल ट्रिक वाली बात आती है। एकदम सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एसवीएम की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। जब डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं होता, मतलब सीधी लाइन से नहीं बढ़ सकता, तो कर्नल फंक्शन एक तरह की गणितीय चाल चलता है। ये डेटा को असल में बदलता नहीं है, लेकिन उसे एक ऊंचे डायमेंशन वाले स्पेस में प्रोजेक्ट करके देखता है, और अक्सर उस ऊंचे डायमेंशन में डेटा आसानी से एक हाइपरप्लेन से अलग हो जाता है। वाह! और कमाल की बात यह है कि ये सब उन ऊंचे डायमेंशंस के नए कोऑर्डिनेट्स की पूरी गणना किए बिना हो जाता है। ये सिर्फ उनके बीच की दूरियों या डॉट प्रोडक्ट्स पर काम करता है। इसी ट्रिक की वजह से ये कंप्यूटेशनली मुमकिन हो पाता है, वरना तो बहुत मुश्किल होता। ये तो सच में चालाकी है, मतलब डेटा को छेड़े बिना बस उसे एक अलग चश्मे से देखना। तो ये कर्नल कितने तरह के होते हैं? क्या कोई एक है जो सबसे अच्छा है? कई तरह के होते हैं। एक तो है लीनियर कर्नल, जो सबसे बेसिक है। ये तब काम आता है जब डेटा लगभग पहले से ही लीनियरली सेपरेबल हो। फिर पॉलिनोमियल कर्नल है। ये तब अच्छा हो सकता है जब आपको लगे कि फीचर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है रेडियल बेसिस फंक्शन या आरबीएफ कर्नल। आरबीएफ? हाँ, ये नाम सुना है। हाँ, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैटर्न भी पकड़ सकता है। ज्यादातर मामलों में लोग शुरुआत आरबीएफ से ही करते हैं। ये अक्सर अच्छा काम करता है। एक सिग्मॉइड कर्नल भी है जो कुछ खास तरह के डेटा पर काम आता है। देखिए, सही कर्नल चुनना बहुत जरूरी है और ये पूरी तरह डेटा पर निर्भर करता है। कोई एक बेस्ट कर्नल नहीं है। इसमें अक्सर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, मतलब अलग अलग ट्राई करके देखना होता है कि कौन सा बेहतर रिजल्ट दे रहा है। समझ गई। तो इतनी पावरफुल चीज है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता होगा? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? अरे बहुत जगह। ये काफी वर्सेटाइल है। जैसे इमेज क्लासिफिकेशन में चेहरों को पहचानना या तस्वीरों को अलग अलग कैटेगरी में डालना, जैसे बिल्ली की तस्वीर है या कुत्ते की। अच्छा। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में तो ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्पैम ईमेल फिल्टर करना याद है? हाँ बिल्कुल। उसमें एसवीएम काफी कारगर है।
या फिर किसी टेक्स्ट का सेंटिमेंट पता करना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। टेक्स्ट डेटा अक्सर बहुत हाई डायमेंशनल होता है ना, तो एसवीएम वहाँ चमकता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, जैसे प्रोटीन के फंक्शन का पता लगाना या जीन एक्सप्रेशन डेटा से बीमारियों का वर्गीकरण करना। और तो और हैंडराइटिंग रिकग्निशन में भी इसने अच्छे नतीजे दिए हैं। वाह, तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं। हाई डायमेंशन में अच्छा काम करता है, सपोर्ट वेक्टर्स की वजह से मेमोरी बचाता है, ओवरफिटिंग का खतरा कम है और कर्नल की वजह से फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन हर तकनीक की कुछ सीमाएं भी होती होंगी। एसवीएम की क्या कमजोरियां हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है इसका ट्रेनिंग टाइम। जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब लाखों में डेटा पॉइंट्स हों, तो एसवीएम को ट्रेन करना बहुत धीमा हो सकता है, क्योंकि इसे वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है सपोर्ट वेक्टर्स ढूंढने के लिए। अच्छा, कंप्यूटेशनली महंगा पड़ जाता है। हाँ, दूसरी बात, इसका परफॉर्मेंस इस पर बहुत निर्भर करता है कि आपने कौन सा कर्नल चुना है और इसके पैरामीटर्स क्या सेट किए हैं। जैसे आरबीएफ कर्नल के लिए गामा पैरामीटर होता है या एक सी पैरामीटर होता है जो मार्जिन और मिसक्लासिफिकेशन के बीच ट्रेड ऑफ कंट्रोल करता है। अगर ये सही से नहीं चुने तो रिजल्ट्स काफी खराब हो सकते हैं, तो इनकी ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। यानी अनुभव या फिर काफी ट्रायल एंड एरर चाहिए। सही। और एक और बात, एसवीएम मूल रूप से एक बाइनरी क्लासिफायर है, मतलब ये दो क्लास को अलग करने के लिए बना है। अगर आपके पास दो से ज्यादा क्लास हैं, मान लीजिए 3 या 4 ग्रुप्स में बांटना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती हैं, जैसे 1 वर्सेस रेस्ट या 1 वर्सेस 1। तो ये डायरेक्ट मल्टी क्लास नहीं है। अच्छा, ये भी एक सीमा है। तो कुल मिलाकर देखें, एसवीएम क्लासिफिकेशन के लिए, खासकर नॉन लीनियर डेटा के लिए, कर्नल ट्रिक के साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। लेकिन इसे इस्तेमाल करते वक्त कर्नल और पैरामीटर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से ये पावरफुल तो है, पर इसे सोच समझकर सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। सही कर्नल और पैरामीटर चुनना ही असल में इसकी सफलता की कुंजी है। और यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी आती है कि अगर गलत कर्नल या पैरामीटर चुनने से इतने अलग या कहिए भ्रामक नतीजे आ सकते हैं, तो क्या भविष्य में ऐसे तरीके विकसित हो सकते हैं जो इस चुनाव को ज़्यादा ऑटोमेटिक बना दें? मतलब क्या एआई खुद ही डेटा को देखकर बेस्ट कर्नल और पैरामीटर तय कर सकता है, ताकि ये मानवीय भूल या अंदाजे पर कम निर्भर करे? ये एसवीएम के भविष्य के लिए एक दिलचस्प सवाल है।